तो स्टार्ट करते हैं क्लास। कल सब एब्सेंट क्यों हो रहे हैं? बहुत ज्यादा हो गया उन लोगों का ना। होल्डिंग 15 छोड़ने से क्या, बाकी तो हो जाएगा। अरे नहीं, होल्डिंग शुरू में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन करोगे तो फिर आइडिया हो जाएगा, ज्यादा टफ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। पॉइंट जी लिखो, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ऑफ assets of subsidiary company. Revaluation of assets of subsidiary company at the date of acquisition and at the date of consolidation. Revaluation of assets of subsidiary company at the date of acquisition and at the date of consolidation. तो क्या होता है डेट ऑफ एक्विजिशन, क्या होता है डेट ऑफ कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं और ये सब जगह लगेगा। मान लो एक एग्जांपल के साथ समझाएंगे। ए लिमिटेड परचेज 75% shares of B Limited on 1/7/2024। ए लिमिटेड परचेज किए, कितना शेयर बाय किए? 75% शेयर, 50 से अब हो गया ना। तो ए हो गया होल्डिंग, बी सब्सिडियरी। 1/7/24 को परचेज किए थे। एग्जाम्पल से आपको अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। द assets of B Limited was revalued by A Limited at the date of acquisition as under। एक कंपनी ए लिमिटेड खरीदे, कितना परसेंट? 75% शेयर्स खरीद लिए बी लिमिटेड का। कौन सा रेट में बाय किए? 1/7/24। और जब एसेट्स मैंने किसी और कंपनी का खरीद लिए, मतलब कंपनी का मैक्सिमम शेयर खरीद लिए, तो मैंने जिनको खरीदे उनका एसेट्स का वैल्यूएशन किया मार्केट में। तो एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड रिवैल्यूड एज अंडर। 1, बिल्डिंग market value on 1/7/2024 रुपीज 6 लाख। जिस दिन खरीदे थे मार्केट वैल्यू कितना था? 6 लाख। सेकंड, फर्नीचर market value on same day 1/7/2024 रुपीज 40,000। ठीक है, बिल्डिंग कितना दिए? 6 लाख। और फर्नीचर कितना दिए? 40,000। at the end of year 31st March 2025, at the end of year March 25,
the assets recorded in balance sheet of B Limited building rupees 4,50,000 and furniture rupees 36,000. बिल्डिंग कितना 4,50,000 और फर्नीचर कितना हो गया बोलो, अरे फर्नीचर 36,000. नाउ फिर बोल रहे हैं द बुक वैल्यू ऑन 1/4/2024, book value 1/4/24, building rupees 5 lakh and furniture rupees 40,000. बिल्डिंग था कितना 5 लाख और फर्नीचर कितना था 40,000. बस ये है इंफॉर्मेशन. तो फाइंड करना है, फाइंड एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस at the date of acquisition and B depreciation under or overcharged at the date of consolidation. और इस तरह एक एडजस्टमेंट ओनर्स में श्योर रहेगा, 100% समझ के चलो, रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको मिलेगा. 2-3 एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट, एक बोनस का एडजस्टमेंट, एक रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट और आपका डिविडेंड का एडजस्टमेंट. और ऊपर जितना दिए तो है. तो एक बार देखो फिर क्या लिखे, सबसे बड़ा ही एडजस्टमेंट ये लग रहा है. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इसका ट्रीटमेंट करेंगे. सब्सिडियरी के एसेट्स को रिवैल्यूएशन किया गया डेट ऑफ एक्विजिशन. इसमें एग्जांपल लिए ए लिमिटेड परचेज किए थे, ए लिमिटेड परचेज किए कितना 75% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड. कौन से रेट में बाय किए थे बोलो तो, मतलब तो एक कब से होल्डिंग बन गया, परचेज डेट है ना, खरीदे तो तभी ना होल्डिंग बन गए. तो डेट इसको बोलते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन मैंने कंपनी को बाय किए. तो एक्विजिशन डेट 1/7/24. और अब बोलो जब 75% बाय कर ली, ए लिमिटेड होल्डिंग हो गया और बी लिमिटेड सब्सिडियरी. इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर एंड आएगा, उस ईयर एंड में सब्सिडी बैलेंस शीट लेके ही तो होल्डिंग को बैलेंस शीट बनाना होगा ना, कंसोलिडेटेड. तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर नेक्स्ट होल्डिंग कंपनी ए को कंसोलिडेशन करना है, मतलब कंबाइंड बैलेंस शीट बनाना होगा. तो एंड ऑफ ईयर कब कब दे रहे बोलो तो, अगर 1/7 बाय किए एक कंपनी, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 25 ना. जब मार्च 25 एंड हो गया, उस दिन हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं कंसोलिडेशन. तो एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन मार्च 25, उस एसेट्स का वैल्यू सब्सिडियरीज बुक्स में बी लिमिटेड में कितना था, बिल्डिंग में 450 और फर्नीचर में कितना था 36,000. एट द एंड ऑफ ईयर हो गया ना. तो बोलो अगर ईयर एंड डेट 31 मार्च 25, तो ओपनिंग डेट क्या होगा, ईयर का स्टार्टिंग डेट क्या होगा 1 अप्रैल 24. तो 1 अप्रैल 24 ओपनिंग डेट. इस दिन में होल्डिंग खरीदे ही नहीं थे, लेकिन उस दिन में क्या वैल्यू एक बार देखना पड़ेगा. इसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन की, एक्विजिशन डेट क्या 1/7. तो 1/7 में फिर उस एसेट्स का वैल्यू कितना देखेंगे और उससे पता करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस. तो
इसमें आप क्या इंफॉर्मेशन दिया, बिल्डिंग मार्केट वैल्यू डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन खरीदे थे सब्सिडियरी को उस दिन मार्केट में इसका दाम कितना चल रहा था, 6 लाख, और फर्नीचर का दाम कितना चल रहा था, बोलो। अच्छा फर्नीचर 40 दिए थे ना, इसको कम कर देते, इसको इसको करो तो 30, एक बार इसको एक बार करो 30, 40 को लिख दो 30,000। फर्नीचर उस दिन का कितना वैल्यू करोगे, फर्नीचर को 30 कर लो, डेट ऑफ एक्विजिशन मार्केट वैल्यू बिल्डिंग का हो गया 6 लाख और फर्नीचर का कितना हो गया, बोलो बोलो 30,000। और एट द एंड ऑफ ईयर सब्सिडियरीज बुक में, एट द एंड ऑफ ईयर बी लिमिटेड सब्सिडियरी उनका बुक में बैलेंस शीट में दिखा रहा था बिल्डिंग कितना 450 और फर्नीचर कितना 36,000। और ये सारा एसेट्स का बुक वैल्यू ओपनिंग डेट ऑफ द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना वैल्यू था, बिल्डिंग में था 5 लाख और फर्नीचर में कितना था 40,000। तो अब इस बेसिस पे आपको फाइंड करना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन खरीदे 17 उस दिन इसका जो मार्केट वैल्यू चेंज आया उसमें प्रॉफिट आया या लॉस आया वो फाइंड करना होगा। और एट द एंड ऑफ ईयर जब कंसोलिडेशन करेंगे उस टाइम कितना डिप्रिसिएशन अंडर या ओवर चार्ज आया वो भी कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, लिखो आप, लिखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1 एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा अच्छे से, इसीलिए एग्जाम्पल लिए। स्टेप 1 अब फाइंड करोगे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स चार्ज बाय सब्सिडियरी कंपनी बी लिमिटेड। बोलो ए लिमिटेड होल्डिंग है तो बी क्या है, सब्सिडियरी। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है ना, क्या रेट से डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे सब्सिडियरी, ये एसेट्स है फिक्स्ड एसेट्स, तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको फाइंड करना होगा और नहीं देगा आपको। एंड हाउ टू फाइंड, कैलकुलेशन का हम फॉर्मूला देंगे, ठीक है। चलो कैसे करोगे ना, रेट इक्वल टू द डिप्रिसिएशन रेट इक्वल टू ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस क्लोजिंग बुक वैल्यू डिवाइड बाय ओपनिंग बुक वैल्यू इनटू 100। फर्स्ट स्टेप, क्या रेट से सब्सिडियरी डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे वो नहीं पता, तो आपको पता करना होगा डिप्रिसिएशन क्या रेट से चार्ज किए थे। और वो कैसे पता करोगे, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था, फिर एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो गया, डिफरेंस हो जाएगा डिप्रिसिएशन, डिवाइड बाय ओपनिंग बुक वैल्यू, क्योंकि डिप्रिसिएशन ओपनिंग पे चार्ज किए, इनटू 100 करोगे, रेट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं, इसमें दो एसेट्स दिए थे ना, एक बिल्डिंग का दूसरा फर्नीचर, तो लिखो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला क्या लिखे, ओपनिंग वैल्यू माइनस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइड बाय ओपनिंग वैल्यू इनटू 100। तो बोलो ओपनिंग डेट क्या था 1424, तो 1424 सब्सिडियरी का बुक्स में बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिए 5 लाख, देखो वैल्यू कितना दिए 5 लाख, तो बिल्डिंग का ओपनिंग डेट में कितना वैल्यू था 5 लाख माइनस, अब देखते क्लोजिंग डेट क्या है 31 मार्च 25, तो 31 मार्च 25 इसका वैल्यू कितना दिए, यहां आ जाओ एक लाइन ऊपर, मार्च 25 बी लिमिटेड का बुक्स में बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया था 4,50,000, तो जो 5 लाख था एट द बिगिनिंग एट द एंड कितना हो गया 4,50,000 हो गया ना। तो डिवाइड बाय ओपनिंग वैल्यू कितना था 5 लाख और इनटू करोगे कितना 100, तो इससे आ जाएगा रेट दैट इज 10% पर एनम। सिंपल देखो ना,
5 लाख एट द बिगिनिंग था, एट द एंड कितना हो गया 4.5 लाख, तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए 50,000, और 5 लाख पे ही तो चार्ज किया ना 10% चार्ज करके ही तो क्लोजिंग हो गया 4,50,000। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिसिंग ये पता कर लोगे, ठीक है। अब आ जाते, ये रेट था डेप्रिसिएशन, लेकिन कौन सा रेट में होल्डिंग सब्सिडियरी को बाय किए थे। अच्छा, डेप्रिसिएशन किसका फाइंड किया, बिल्डिंग का। अब लिखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, उसमें भी सेम रेट आएगा। अब देखो फर्नीचर में ओपनिंग बुक वैल्यू कितना था, फर्नीचर में ओपनिंग कितना 40, बोलो फर्नीचर में ओपनिंग बुक वैल्यू कितना दिए 40, फिर एट द एंड कितना हो गया 36, एट द एंड कितना हो गया 36,000 डिवाइड बाय ओपनिंग वैल्यू 40 इनटू 100, इसमें भी देखो 10% है, इसमें भी कितना परसेंट है, पर डिफरेंट आ सकता है, कहीं पे 5%, कहीं पे 15%, वॉट एवर, वो रेट मिसिंग फाइंड कर लोगे, ठीक है। यस, अब देखते हैं स्टेप 2। एक फर्स्ट स्टेप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिसिंग फाइंड करोगे, सेकंड स्टेप, स्टेप 2 फाइंड करोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फाइंड करोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। कैसे करेंगे कैलकुलेशन देखो, हम दो अलग अलग कर रहे हैं, एक बार बिल्डिंग का करते हैं और एक बार फर्नीचर। फॉर बिल्डिंग, अच्छा डेट ऑफ एक्विजिशन बोलो तो कौन सा डेट था एक्विजिशन डेट, 1724 था ना, यस। तो फॉर बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग का वैल्यू आपको कौन कौन सा डेट का पता है, एक ओपनिंग डेट पता है और एक क्लोजिंग डेट। तो ओपनिंग से देखते हैं, लो ओपनिंग बिल्डिंग, ओपनिंग बिल्डिंग तो कौन सा डेट में था 1424 था ना, कितना था बोलो 5 लाख एट द बिगिनिंग 1424, देखो 1424 बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिए थे 5 लाख दिए थे ना, क्या 14 में ही बाय किए थे सब्सिडियरी को, नहीं, कौन सा डेट में बाय किए थे 17, तो 14 से 17 3 मंथ्स हुआ ना, तो 3 मंथ्स का तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तभी ना उस दिन का वैल्यू आएगा। अब हमको डेप्रिसिएशन रेट तो पता चल गया, क्या रेट आया था बोलो, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट क्या था 1724, होल्डिंग सब्सिडियरी को कब बाय किए थे 17 है ना, बोलो 14 से 17 कितना मंथ्स हो रहे 3 मंथ्स, तो बोलो 5 लाख पे 3 मंथ्स का करोगे 5 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या फाइंड किए थे 10% इनटू क्या हो जाएगा 3/12, तो ये कितना रहे बोलो 12,500, डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स का कितना है 12,500। तो ये डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, है ना, जिस दिन होल्डिंग खरीदे थे उस दिन क्या वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको लिखो WDV, रिटन डाउन वैल्यू, आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू को क्या बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू, WDV एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन 1724, ये होना चाहिए, मतलब सब्सिडियरी बुक्स में 4,87,500। तो जिस दिन होल्डिंग खरीदे सब्सिडियरी को उस दिन इस एसेट्स का वैल्यू कितना कितना था बोलो तो, बुक वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू कितना था 4,87,500, और होल्डिंग खरीद सब्सिडियरी को खरीदने के बाद देखे उसी दिन मार्केट में कितना दाम हो गया, ऊपर आ जाओ, डेट 1724 इस बिल्डिंग का मार्केट में क्या दाम चल रहा है, तो बोलो बढ़ गया ना,
जहां उस दिन का वैल्यू था 4,87,500, लेकिन मार्केट में उसका दाम तो उससे बहुत ज्यादा है, तो बोलो प्रॉफिट होगा या नहीं? मार्केट वैल्यू बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो एक्चुअली प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इससे मिलेगा। और अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो गया तो क्या हो जाएगा? लॉस। तो इसमें बोलो क्या आया? प्रॉफिट आया ना। हम दो इसलिए, एक में प्रॉफिट है, एक में लॉस। तो प्रॉफिट का इंपैक्ट कैसे दिखाओगे, लॉस का इंपैक्ट कैसे दिखाओगे, इसीलिए लिए थे, नहीं तो एक से भी हो सकता था। ओके, देयरफॉर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, revaluation profit on building equal to market value minus WDV, written down value। तो मार्केट में वैल्यू बोलो 6 लाख दिया ना, और रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हो गया था? 4,87,500। तो माइनस करोगे 1,12,000, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा बिल्डिंग पे। कितना प्रॉफिट आएगा बोलो? 1,12,500। बोलो ये समझ में आया? अब इसी तरह अब एक किसका किए थे बोलो तो? बिल्डिंग का। अब ऐसे किसका करोगे फिर? फर्नीचर का करोगे। पता चल समझ में आया ना कैसे करोगे? नो, फॉर फर्नीचर बी लिखो, फॉर फर्नीचर। फॉर फर्नीचर, फर्नीचर का बोलो ओपनिंग वैल्यू कितना था? ओपनिंग बुक वैल्यू 40,000 और 1,424, ये था बोलो कितना? 40। अब कोई 3 महीने का डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन अप टू 1,724। तो ये भी तो 10% था। तो 40,000 पे 10% इंटू 3/12 इक्वल टू 1,000। बोलो 1,000 आएगा ना। तो WDV ऑन 1/7/2024 ये होता है 39,000। तो डेट ऑफ एक्विजिशन, जब होल्डिंग खरीदे सब्सिडियरी को, उस टाइम इस एसेट्स का वैल्यू कितना था बोलो? 39। लेकिन मार्केट में उसका वैल्यू कितना हो गया? हम चेंज किए थे, 30 किए थे ना, नहीं चेंज किए थे 30। देखो 17, ये 1,724 कितना? 30 हो गया ना, तो डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हो गया तो क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन लॉस। देखो रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस तो उल्टा करोगे ना, मतलब रिटन डाउन वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, WDV माइनस, तो कम हो गया इसलिए उल्टा कर रहे हैं। WDV तो 39, लेकिन मार्केट में दाम कितना है? 30,000। तो इधर तो 9,000 का लॉस हो गया। तो बिल्डिंग में तो प्रॉफिट आया, जो सब्सिडियरी को खरीदे, इसमें बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, तो अल्टीमेटली हेड ऑफिस को तो होल्डिंग को तो प्रॉफिट ही मिलेगा ना। होल्डिंग के लिए प्रॉफिट हो गया, और फर्नीचर के लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट पार्ट में आएंगे। तो रिवैल्यूएशन में 3 स्टेप। स्टेप 1 रेट मिसिंग फाइंड करोगे, सेकंड स्टेप में कितना प्रॉफिट लॉस फाइंड करोगे, थर्ड स्टेप depreciation under or overcharged by subsidiary B Limited in post acquisition period. Post acquisition period up to date of consolidation, 31st March। ईयर एंड डेट क्या था? March 25। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड अप टू द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। आपको बैलेंस शीट करना होगा ईयर एंड में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो एट द एंड ऑफ ईयर अब हम लोग देखेंगे
सब्सिडियरी में कितना डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हुआ था या कम, अंडर चार्ज और ओवर चार्ज, वो फाइंड करेंगे। और एक सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन, सर पोस्ट एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन डेट के बाद, प्री एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन डेट से पहले। तो बोलो तो कौन सा डेट में होल्डिंग खरीदे थे सब्सिडियरी को? तो 17 से कब तक, 31 मार्च, कितना मंथ, 9 मंथ्स, 17 से 31 मार्च, ये जो 9 मंथ्स, इसको आप क्या बोलोगे, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। उस पीरियड में डेप्रिसिएशन सब्सिडियरी कुछ कम चार्ज किए या एक्स्ट्रा चार्ज किए, वो आपको पता करना होगा ये प्रॉफिट को रेक्टिफाई करने के लिए। एक बार समझो इसमें, समझो इसमें, ये जो बिल्डिंग इसका ओपनिंग वैल्यू कितना था बोलो तो, एट द बिगिनिंग कितना था, 5 लाख, बट एट द एंड सब्सिडियरी इसको कितना दिखाए थे, 4.5 लाख। बोलो सब्सिडी बुक में कितना था, एट द एंड ऑफ ईयर 4.5 लाख दिखा है ना। तो सब्सिडी बुक में एट द एंड ऑफ ईयर कितना दिखा रहे थे सब्सिडियरी, 4.5 लाख। लेकिन होल्डिंग जब इसको रिवैल्यूएशन की, इसका पता चला रहे नहीं 17, तो उसका वैल्यू 6 लाख हो गया। 17 कितना वैल्यू हो गया, तो 17 से होल्डिंग की कंसोलिडेशन कौन कर रहे, होल्डिंग ही तो कर रहे ना। तो होल्डिंग देखे, अरे 17 से तो 6 लाख पे डिप्रेशन चार्ज होना चाहिए था एट द मिड ऑफ, बीच में ही 17 से जब इसका वैल्यू बढ़ गया, तो उसके बाद तो 6 लाख पे 9 मंथ्स का डिप्रेशन होना चाहिए या नहीं, होना चाहिए ना। लेकिन सब्सिडियरी को तो पता नहीं, सब्सिडियरी तो इसको वैल्यूएशन नहीं किए थे, वो ईयर एंड में डिप्रेशन चार्ज किए थे। पूरा ईयर में कितना चार्ज किए थे बोलो, 50,000 चार्ज किए थे ना। अरे 5 लाख से 4.5, होल ईयर का डिप्रेशन कितना चार्ज किए थे, 50,000। लेकिन उसमें से 50,000 में से अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना, 12,500 चार्ज किए थे। तो बाकी आफ्टर एक्विजिशन 9 मंथ्स में कितना चार्ज किए थे, 37,500 चार्ज किए थे। कौन चार्ज किए थे, सब्सिडियरी चार्ज किए थे ना, तभी ना पूरा ईयर का 50 आया था। बट 17 जब इसका वैल्यू 6 लाख हो गया, तो 17 से ईयर एंड 9 मंथ्स में डिप्रेशन तो 6 लाख पे चार्ज होना चाहिए था ना। तो मतलब एक्स्ट्रा डिप्रेशन चार्ज होना चाहिए था, लेकिन सब्सिडियरी कम चार्ज किए, तो अंडर डिप्रिसिएशन आएगा। जहां रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया तो अंडर डिप्रिसिएशन आएगा, और लॉस आया तो ओवर डिप्रिसिएशन आएगा। वो एडजस्ट करना है आपको। कहीं पे भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो अंडर डिप्रिसिएशन, लॉस है तो ओवर डिप्रिसिएशन। तो कैसे करोगे, वो फाइंड करेंगे। और डिप्रिसिएशन अंडर और ओवर चार्ज बाय सब्सिडियरी इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, मतलब इसमें पोस्ट पीरियड क्या है, 17, बोलो कौन सा पीरियड, 1724 टू 31 मार्च 25, मतलब कितना मंथ्स, 9 मंथ्स में कितना डिप्रिसिएशन सब्सिडियरी कम चार्ज किए या एक्स्ट्रा चार्ज किए, फाइंड करना है। ठीक है, मतलब एक सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए आपको कितना अकाउंट्स का कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है ना। यस ओके, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, फॉर बिल्डिंग, फिर लिखो फॉर बिल्डिंग, depreciation on revalued assets, ठीक नहीं है, तो फिर क्या करोगे, क्या पाओगे अकेले, ठीक है। depreciation revalued assets for post period मतलब for 9 months, depreciation on revalued assets कितना मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। अच्छा बोलो 17 इस एसेट्स का वैल्यू कितना हो गया था, मार्केट वैल्यू कितना हो गया बोलो तो, 1 जुलाई को मार्केट वैल्यू तो 6 लाख हो गया था ना, तो रिवैल्यूड कितना में हो गया था, 6 लाख। तो डेप्रिसिएशन 6 लाख पे होना चाहिए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या फाइंड किए थे, 10%, और हम लोग पोस्ट पीरियड तो 9 मंथ्स है ना, इंटू 9/12 होना चाहिए। तो 6 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, ये होता है 45,000। बोलो कितना हो रहे हैं, 6 लाख 10%, 60,000 इंटू 9/12 करोगे कितना आएगा, 45,000। तो पोस्ट पीरियड में 9 मंथ्स का डिप्रेशन कितना चार्ज होना चाहिए था बोलो तो, कितना होना चाहिए था, 45 ही तो होना चाहिए।
बट सब्सिडियरी कितना चार्ज किए थे, देखो लेस एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज बाय बी लिमिटेड। सब्सिडियरी कितना चार्ज किए थे 9 मंथ्स में, बोले तो सब्सिडियरी टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए थे, 5 लाख पे 10% 50 तो चार्ज किए थे ना पूरा ईयर का। इसमें 50,000 इंटू 9/12 करो, ये हो जाएगा 37,500 या इनडायरेक्टली 5 लाख था ना, बोलो सब्सिडी किए गए थे 5 लाख पे होल ईयर चार्ज किए थे, तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 करो, इतना ही आएगा। कितना आएगा 37,500। तो जहां चार्ज होना चाहिए था 45 रिवैल्यूड एसेट्स पे, सब्सिडियरी उस पीरियड में कितना चार्ज किए, तो सब्सिडी कम चार्ज किए ना, तो जो डिफरेंस है पॉजिटिव आया मतलब समझ लेना अंडर चार्ज है, और नेगेटिव आएगा तो क्या लिखोगे, ओवर चार्ज। तो डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज कितना हो रहा है 7,500। ठीक है, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ था, अंडर चार्ज था, तो ये फाइंड करना होगा, राइट ना बी। अब हम लोग फर्नीचर के लिए करेंगे, फॉर फर्नीचर फॉर फर्नीचर एकदम सेम कैलकुलेशन करोगे। बोलो फर्नीचर का वैल्यू रिवैल्यूड कितना हो गया था, 30,000 हो गया था ना, तो 30,000 पे होना चाहिए 9 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड फर्नीचर और 9 मंथ्स, ये पोस्ट पीरियड देखोगे, इक्वल टू, बोलो 30,000 हो गया था वैल्यू, रेट भी तो इसमें 10% था, है ना, इंटू 9/12 करो, 2250, बोलो कितना आ रहा है 30,000 पे 10% इंटू 9/12 कितना रहा 2250। तो डेप्रिसिएशन एक्चुअली कितना चार्ज होना चाहिए था, बोलो तो 2250। अब देखते हैं सब्सिडियरी लेस एक्चुअल डेप्रिसिएशन चार्ज बाय যেমন হয় আমার 5টা পড়ে डेप्रिसिएशन चार्ज बाय बी लिमिटेड फॉर 9 मंथ्स, ये 9 मंथ्स में कितना चार्ज किए, बोलो डेप्रिसिएशन टोटल कितना चार्ज किए थे 4,000, 40,000 पे 10% 4,000 ही तो किए थे ना पूरा ईयर का, तो इंटू करो 9/12 मतलब 3,000। बोलो सब्सिडियरी कितना चार्ज किए थे, अरे 40,000 था ना ओपनिंग में, उस पर 10% 9/12 करो 3,000। तो मतलब पोस्ट पीरियड में सब्सिडी चार्ज कितना किए थे 3,000, जहां चार्ज होना चाहिए था 2250, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हो गया ना, नेगेटिव है, तो मतलब ओवर चार्ज, डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गया था, तो डिफरेंस आपका हो जाएगा, बोलो डिफरेंस कितना है 750, नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आने से क्या बोलोगे ओवर चार्ज, पॉजिटिव है तो अंडर चार्ज। तो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज, कितना अमाउंट ओवर चार्ज हो गया 750। ठीक है, तो ये सारा वर्किंग्स आपको नोट में करना होगा, करने के बाद आप कंसोलिडेशन करोगे तो आपका कंसोलिडेशन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, बस और ज्यादा नहीं करेंगे, हम फॉर्मेट में डायरेक्ट आएंगे, एक और ट्रीटमेंट बताएंगे फिर इसके बाद फॉर्मेट में आएंगे, इसके बाद और भी बहुत कुछ सीखना होगा, इसमें बहुत कुछ सीखना है। नेक्स्ट लिखो पॉइंट, ये रिवैल्यूएशन का पार्ट हो गया, एक अकेले रिवैल्यूएशन ही तो एक क्वेश्चन का हो गया ना, अकेले रिवैल्यूएशन ही तो एक क्वेश्चन का हो गया, ये हो गया एडजस्टमेंट जी।
नाउ एडजस्टमेंट H, ये सारा एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर हम लोग शुरू करेंगे बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड, और उसके लिए फिर कुछ वर्किंग्स करना होगा। वर्किंग्स लिखो, पार्टिसिपेटिंग रेशियो, participating ratio of holding company in subsidiary company and ratio of minority holders of subsidiary company। सब्सिडियरी को हम एसयूबी शॉर्ट में लिख रहे हैं। पार्टिसिपेटिंग रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडियरी कंपनी और रेशियो ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स इन सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। होता क्या पार्टिसिपेटिंग रेशियो, इसको कोई बोलता है डिग्री ऑफ कंट्रोल, कोई इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल शॉर्ट में डीओसी, बट प्रॉपर टर्म है पार्टिसिपेटिंग रेशियो। क्या फाइंड करेंगे, व्हाट इज द पार्टिसिपेटिंग रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडियरी कंपनी, और दूसरा देखेंगे रेशियो ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स इन सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। एक्चुअली क्या एक, अच्छा एक मिनट इसको लिखो मत, हम इसमें आते, ये जो एग्जांपल लिए थे ना, इसमें बोले थे ए लिमिटेड परचेज किए थे कितना परसेंट शेयर, बस यही रेशियो कितना परसेंट था, 75%। क्वेश्चन में ना डायरेक्ट नहीं देगा, क्वेश्चन में कभी बोलेगा नहीं कि इतना 60% शेयर खरीदे, 80%, तो रेशियो फाइंड करना होगा कितना परसेंट होल्डिंग के पास आया। 50 से बिलो तो होल्डिंग ही नहीं बनेगा ना, तो रेशियो कैसे फाइंड करोगे, कैसे पता चलेगा होल्डिंग का कंट्रोल कितना परसेंट, वो फाइंड पहले करना होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन शुरू करोगे तो यही रेशियो सबसे पहले फाइंड करोगे। हाँ, एक्सेप्शनल एक दो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देता है कि इतना परसेंट कंट्रोल है, ठीक है ना, तो ये रेशियो आप फाइंड करोगे। हाउ टू फाइंड इट, इसको कैसे फाइंड करोगे, लिखो दिस इज इक्वल टू टीओसी, शॉर्ट में क्या बोल लिखे, डिग्री ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का पार्ट रेशियो क्या, डिग्री ऑफ कंट्रोल, जैसे डिग्री ऑफ डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या था, रेशियो ही तो था ना, तो डिग्री मतलब इसमें रेशियो है, तो पार्टिसिपेटिंग रेशियो इसको बोलते हैं। तो डीओसी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि बोलो तो इक्विटी पे कंट्रोल आता है या प्रेफरेंस पे आता है, प्रेफरेंस का कोई वोटिंग राइट ही नहीं है, हम प्रेफरेंस खरीदे नहीं, कोई मतलब नहीं होता है। इक्विटी शेयर खरीदेंगे तभी ना कंट्रोल आएगा, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स परचेज बाय होल्डिंग, परचेज बाय होल्डिंग को हम एज लिमिटेड लिखते हैं एक बार, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स परचेज बाय होल्डिंग कंपनी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी को एस लिखते, एस लिमिटेड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, और इनटू करोगे 100 तो मिलेगा पार्टिसिपेटिंग रेशियो। ये ध्यान देना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस दिन होल्डिंग खरीदे शेयर है ना, उस दिन कितना सब्सिडियरी में शेयर था, डिवाइड करोगे इनटू 100 करोगे तो रेशियो आ जाएगा, ओके। इसके लिए हम दो एग्जांपल लेंगे, दो एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल 1, तो कैसे करोगे डिग्री ऑफ कंट्रोल, कितना शेयर होल्डिंग खरीदे थे, है ना, कितना शेयर होल्डिंग खरीदे थे किसका, सब्सिडियरी का, डिवाइड बाय सब्सिडियरी में टोटल शेयर्स कितना था उस दिन, और इनटू करोगे 100। तो एक एग्जांपल 1, एक्स लिमिटेड परचेज
40,000 shares of Y Limited. X Limited purchased 40,000 shares of Y Limited on 1/9/2024 at rupees 3,60,000. रुपीज से मतलब नहीं, हम लोग को रेशियो चाहिए. अमाउंट कुछ दे देगा, क्या कितना है नहीं, उससे मतलब नहीं है. कितना कितना शेयर खरीदे वो इंपॉर्टेंट है. नाउ Y Limited had equity share capital rupees 5 lakh ब्रैकेट में फेस वैल्यू 10 each, 5 lakh 10 each on 31st March 2025. Yes, ये है इंफॉर्मेशन. फाइंड participating ratio of H Limited in S Limited या DOC, सब शॉर्ट में DOC बोल सकते हो. ठीक है. यस, ए फर्स्ट एग्जांपल और एक एग्जांपल लेंगे. पहले इसको कर लेते हैं. अच्छा बोलो, लिख लिया पूरा क्वेश्चन. बोलो होल्डिंग एक्स लिमिटेड, एक्स होगा या नहीं? हाँ, अभी तो नहीं पता. कैसे बोल देगा होल्डिंग हो गया? 50 से ज्यादा शेयर बाई कर परसेंट तभी ना होल्डिंग बनेगा. फिलहाल ये समझते जब एक्स लिमिटेड परचेज कर रहे तो एक्स ही होल्डिंग हो सकता है और सब्सिडियरी कौन हो सकता है? बोलो वाई, है ना. तो एक्स खरीद रहे हैं, कितना शेयर खरीदे? 40,000 शेयर. कौन सा डेट में खरीदे? 1924, है ना. तो देखना होगा सब्सिडियरी का टोटल शेयर्स कितना था? 1924. जिस दिन खरीदे उस दिन देखना होगा ना. तो 1924 सब्सिडियरी में कितना शेयर था? सर वो तो दिए नहीं. सब्सिडी तो बोलो मार्च 25 में दिया ना, एट द एंड ऑफ ईयर. तो एक बार टाइम लाइन ड्रॉ करते. ईयर एंड हो गया और ईयर शुरू था 1/4/24, एंड हो गया 31st मार्च 25. ठीक है ना. होल्डिंग कब खरीदे थे? बोलो 1924. ये हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन, शॉर्ट में लिखे DOA, डेट ऑफ एक्विजिशन. होल्डिंग खरीदे थे 1924 में, है ना. कितना शेयर बाय किए थे? 40,000 शेयर्स. कितना शेयर बाय किए थे? 40,000 शेयर्स, राइट. अब आ जाते सब्सिडियरीज इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट कितना दिए? बोलो 5 लाख. एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना? तो डिवाइड करो ना नंबर ऑफ शेयर्स. हम लोग नंबर ऑफ शेयर देखेंगे तो लोग 50,000 शेयर था. तो लेकिन कौन सा डेट में बोल रहे? ईयर एंड में, एंड में बोल रहे ना. तो ईयर एंड में सब्सिडियरी में कितना शेयर था? 50,000. तो प्रॉब्लम क्या है ना, खरीदे 19, तो 19 कितना शेयर था वो तो देखना होगा ना. 19 कितना शेयर था, उसमें से ही तो 40 खरीदे थे. अगर बाद में कुछ फ्रेश इशू लेके आए सब्सिडी तो कुछ चेंज हो जाएगा ना. तो इस तरह क्वेश्चन में देखोगे कुछ बोनस के बारे में दिया या नहीं, कि सब्सिडी बोनस दिए थे, दिए इसमें कुछ? इस क्वेश्चन में बोलो बोनस नहीं दिए. या ये बोल देगा कुछ सब्सिडी फ्रेश इशू लेके आए थे, इस तरह कुछ इंफॉर्मेशन है? नहीं है. तो जब इस मतलब ड्यूरिंग दिस ईयर कोई बोनस इशू नहीं लेके आया, फ्रेश इशू नहीं लेके आए, तो मतलब ये 50,000 ओपनिंग में भी था, है ना, और क्लोजिंग में भी है. तो डेट ऑफ एक्विजिशन में भी कितना शेयर था? 50,000 ही तो था ना. तो एक्विजिशन डेट में कितना शेयर था सब्सिडी में? टोटल 50. उसमें से होल्डिंग कितना खरीदे थे? 40. तो 40,000 बाई 50,000 इंटू 100, 80% आ जाएगा ना. तो अब देखोगे जिस दिन एक्वायर किए उस दिन कितना शेयर था. जब इसमें बीच में सब्सिडरी कोई बोनस नहीं दिए, कोई फ्रेश इशू नहीं लेके आए, तो क्लोजिंग में जो शेयर्स वही तो ओपनिंग में था ना. तो नंबर ऑफ शेयर्स क्लोजिंग में दे रहे हैं वही ओपनिंग का हो जाएगा. तो ओपनिंग में भी कितना था? बोलो 50 था. तो एक्विजिशन डेट में भी कितना था? 50 था. तो 40,000 बाई 50,000 इंटू 100 करोगे. क्लियर है ना. तो DOC डिग्री ऑफ कंट्रोल, DOC
ऑफ एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, सॉरी एक्स लिमिटेड, एक्स वाई को खरीदे थे ना, एक्स लिमिटेड इक्वल टू क्या फॉर्मूला दिए थे, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितना शेयर बाय किए थे 40,000 डिवाइड बाय उस दिन कितना शेयर्स था 50,000 इनटू 100, तो बोलो कितना 80%। तो होल्डिंग के पास कंट्रोल आ गया कितना परसेंट 80% आ गया ना, तो 50 से अबव है तो होल्डिंग बन गया ना। ओके, तो ऑलवेज 50 से अबव होना चाहिए तभी होल्डिंग बनेगा, और 50 से बिलो हो गया तो क्वेश्चन गलत है, होल्डिंग ही नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली 50 से अबव ही आएगा आपका। अब आ जाते, अगर मैंने एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का कितना परसेंट शेयर खरीद लिए 80%, तो बाकी 20% भी तो है वाई में, अदर शेयर होल्डर्स है ना, उन लोगों को क्या बोले थे माइनॉरिटी होल्डर्स। तो शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स कितना हो जाएगा 20%। ये देखना होगा होल्डिंग के पास कितना कंट्रोल आया और माइनॉरिटी के पास कितना है, ये देखना होगा। ठीक है, मैंने इसीलिए लिखे थे इसमें रेशियो माइनॉरिटी होल्डर्स पे बोले ना, तो लिखो रेशियो पार्टिसिपेटिंग रेशियो ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड इक्वल टू जस्ट 100 में से तो होल्डिंग का परसेंटेज माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20%। 60 आया तो 40 हो जाएगा, 75% आया तो 25 हो जाएगा। मतलब होल्डिंग के पास जितना आ गया 100 से माइनस कर दो माइनॉरिटी होल्डर्स का आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बाद में जो एसेट्स है हम खरीदे एक कंपनी का पूरा नहीं खरीदे, तो 80% खरीदे तो 80% वर्थ ही तो मेरा होगा ना, उस बिजनेस का 80% नेट एसेट्स ही तो मेरा होगा, और 20% नेट एसेट्स किसका होगा माइनॉरिटी होल्डर्स का हो जाएगा। तो एलोकेशन के लिए ये रेशियो सबसे पहले फाइंड करोगे। बोलो समझ में आया। अब दूसरा एग्जांपल तो एक क्यों किए, तो एकदम इजी था, नहीं दूसरा एग्जांपल में समझ में आएगा। एग्जांपल 2, एच लिमिटेड acquired 30,000 shares of S Limited. S Limited acquired कितना shares 30,000 shares of S Limited on 1/4, अच्छा 1/4 नहीं, देखो 1/10/2024 होल्डिंग खरीदे, कितना परसेंट कितना शेयर खरीदे 30,000 shares of S Limited 1/10/2024। The share capital of S Limited, the share capital of S Limited on 31st March 2025, March 25 कितना ना 60,000 शेयर्स ₹10 each इक्वल टू कितना हो गया 6 लाख। एट द एंड ऑफ ईयर सब्सिडियरीज में कैपिटल कितना दिए 60,000 शेयर था, 10 करके कितना 6 लाख। फिर दे रहे ऑन 1/1/2025 S Limited issued bonus shares at the rate of 1:2। On 1/1/25 S Limited issued bonus share, क्या रेशियो से बोनस डिक्लेयर किए थे 1:2। बस ये है क्वेश्चन, फाइंड DOC, फाइंड DOC डिग्री ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये हो सेकेंड एग्जांपल। ये दो ही रहेगा, ये दो टाइप का ही रहेगा, ये दो में से कोई भी एक रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में आप आ जाओ, क्या बोले होल्डिंग कंपनी एच खरीदे कितना शेयर 30,000 शेयर खरीदे, सब्सिडी एस का कौन सा रेट में बाय किए
110 24 डेट ऑफ एक्विजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड तो ईयर एंड में दे रहे मार्च 25 एट द एंड ऑफ ईयर सब्सिडियरी में कैपिटल कितना शेयर था 60,000 फेस वैल्यू 10 तो अमाउंट कितना था चला और सब्सिडियरी ना बीच में बोनस इशू किए कौन सा डेट में बोनस इशू किए तो मार्च 25 के पहले है ना ईयर एंड होने से पहले बोनस इशू किए क्या रेशियो से बोनस इशू किए मतलब क्या जिनके पास 2 शेयर है उनको 1 शेयर बोनस दिए थे तो और तो अब फाइंड करो क्या होगा डिग्री ऑफ कंट्रोल ओके ठीक है यस अब कोई टाइम लाइन ड्रॉ करेंगे आपको अच्छा से समझ में आएगा लेट अस ड्रॉ टाइम लाइन बोलो ईयर शुरू कब हुआ था 1424 है ना और एंड कब हो गया मार्च 25 और होल्डिंग खरीदे सब्सिडियरी को कब खरीदे थे ये हो गया डेट ऑफ एक्विजिशन 11024 है ना बोलो पढ़ो फर्स्ट लाइन होल्डिंग कब खरीदे सब्सिडियरी को 11024 कितना शेयर बाय किए थे 30,000 शेयर है ना ये परचेज किए थे होल्डिंग परचेज किए थे 30,000 शेयर अब बताओ सब्सिडियरी में शेयर्स कितना था 60,000 कौन सा डेट में एंड ऑफ ईयर तो एंड ऑफ ईयर में सब्सिडियरी में शेयर्स कितना था बोलो 60,000 ठीक है ना लेकिन सब्सिडियरी बीच में बोनस भी तो दिए कौन सा डेट में बोनस दिए ये डेट 1/1/25 ईयर एंड से पहले इसमें बोनस दिए थे बोनस क्या रेशियो से दिए थे 1:2 है ना तो बोनस दिए तो बोनस के बाद तो शेयर बढ़ गया होगा ऑब्वियसली बोनस ऐड करके तो क्लोजिंग हो गया ना लेकिन जब खरीदे थे होल्डिंग उस टाइम तो बोनस नहीं था उस टाइम बोनस था क्या नहीं तो इंक्लूड एट द एंड बोलो इंक्लूडिंग बोनस है तो इसको एक्सक्लूडिंग बोनस मतलब बोनस से पहले कितना था शेयर्स वो पता करना होगा समझ में ना इसके बाद पार्टिसिपेटिंग रेशियो आएगा अब ऐसे करोगे क्यों सर 60 में से 30 तो बाय किए थे अरे नहीं जब खरीदे थे उस टाइम तो बोनस नहीं दिए थे और बीच में बोनस दिए तो क्लोजिंग में तो बोनस ऐड करके शेयर्स बढ़ गया ना तो इस हमको देखना होगा जब हम लोग खरीदे थे उस दिन कितना शेयर था सब्सिडियरी का समझ में आया ओके तो कैसे करोगे लिखो फाइंड करेंगे लिखो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कौन था एस लिमिटेड ना नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी एस लिमिटेड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 1/10/24 एक्विजिशन डेट में कितना था वो पता करना होगा एंड इज इक्वल टू कैसे करोगे एक बार समझो हम मेरे पास 2 शेयर था हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखे थे 2 शेयर था बोलो तो कितना बोनस हमको दिए एक 2 के लिए 1 दे रहे ना 1:2 मतलब क्या है 1 बोनस फॉर एवरी 2 अगर मेरे पास 2 शेयर था इस कंपनी का पहले से और हमको 1 बोनस दिए तो आफ्टर बोनस कितना हो गया 3 हो गया ना तो आफ्टर बोनस 3 तो बिफोर बोनस कितना था 2 आफ्टर बोनस 3 तो बिफोर बोनस कितना था 2 तो आफ्टर बोनस 60,000 है ना सब्सिडियरी का तो बिफोर बोनस क्या होगा डिवाइड बाय 3 इंटू 2 देखो बिफोर बोनस 2 था 1 बोनस दिया तो आफ्टर बोनस कितना हो गया 3 ही हो गया ना तो आफ्टर बोनस 3 तो बिफोर 2 तो रेशियो यूनिटरी फॉलो करना आफ्टर बोनस 3 तो बिफोर 2 तो आफ्टर 60 तो बिफोर क्या होगा ना 60/3 इंटू 2 40,000 बोलो तो डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन बोनस दिए थे उसके बाद ही तो बढ़ गया था ना उससे पहले डेट ऑफ एक्विजिशन कितना शेयर था 40,000 शेयर था अब एक बार वेरीफाई करते बोलो 40,000 था बोनस से पहले और 2 के लिए 1 बोनस दिया तो 40,000 के लिए 20,000 बोनस दिए होंगे 40 का आधा 20,000 40,000 था 20,000 बोनस दिए तभी ना क्लोजिंग डेट में 60 हुआ बोलो 60 कैसे हुआ 40 था 20 बोनस दिए इसीलिए ना क्लोजिंग में 60 हुआ तो डेट ऑफ एक्विजिशन जिस दिन खरीदे थे होल्डिंग कितना शेयर खरीदे थे 30 उस टाइम सब्सिडियरी में कितना शेयर था 40 कितना था बोलो तो 40 में से 30 खरीदे थे ना तो इससे कंट्रोल रेशियो आएगा समझ में आया तो डेट ऑफ देयरफॉर डीओसी डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एच लिमिटेड
इन एस लिमिटेड इक्वल टू, बोलो होल्डिंग कितना शेयर बाय किए थे? 30,000। कितना बाय किए थे बोलो? 30,000 शेयर बाय किए थे ना? डेट जिस दिन बाय किए थे एक्विजिशन, उस दिन सब्सिडियरी में कितना शेयर था? 40,000। और इनटू 100 करो, देखो ये होता है 75%। तो होल्डिंग एक्चुअली कितना परसेंट शेयर बाय किए? 75%। और अगर 60 लेके कर लोगे 30/60 तो 50% होगा, गलत हो जाएगा टोटली। समझ में आना? तो अगर ये रेशियो मिस्टेक किए तो सारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, आपको जीरो देगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि रेशियो गलत तो सब कैलकुलेशन गलत है, और सब कैलकुलेशन गलत तो सब जगह काट के 0 0 0 0 देते जाएंगे। प्रॉब्लम यही है। तो 75%। अब बोलो तो माइनॉरिटी होल्डर्स का कितना हो जाएगा? 25%। तो शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर या पार्टिसिपेटिंग रेशियो ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स इक्वल टू 100 माइनस 75 इक्वल टू, बोलो कितना हो गया? 25%। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग रेशियो। अगर बोनस है, ध्यान से देखोगे, ऑलवेज बोनस होने से ही करोगे ऐसा बात नहीं है। बोल दिया बोनस डिक्लेयर किए सब्सिडियरी, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं किए। जब रिकॉर्ड नहीं किए तो फिर बोनस तो उसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ ना, तो इस केस में तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बोनस रिकॉर्ड हो गया, बीच में इशू किए थे, एंड में तो रिकॉर्ड हो गया श्योर, तो इस केस में कैलकुलेशन ऐसे करना होगा। और जहां बोनस नहीं है तो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्लियर है? अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं, बहुत सारे सीखे, अब डायरेक्ट फॉर्मेट में आते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे करोगे, फॉर्मेट में आते हैं। उसके बाद कुछ कंट्रोल चार्ट होता है, वो चार्ट करेंगे, फिर हो जाएगा आपका। चार्ट बोलो या वर्किंग्स बोलो, कंट्रोल चार्ट बनाया जाएगा, फिर हो जाएगा ना। फॉर्मेट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, नाउ लिखो फॉर्मेट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये सारा एडजस्टमेंट कैसे होता है वो देखे थे। फॉर्मेट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट at the end of accounting year. At the end of accounting year, इस बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन कैसे करोगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अब होल्डिंग को हम एच लिमिटेड लिखेंगे, और इवन एग्जाम में भी मैक्सिमम क्वेश्चन में होल्डिंग में एच देगा और सब्सिडी एच। अब एच लिमिटेड विथ सब्सिडियरी एस लिमिटेड एज एट क्लोजिंग डेट। पर्टिकुलर्स, नोट्स नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। एग्जाम में आपको यही करना होगा। एग्जाम में ये बैलेंस शीट करना है, होल्डिंग का बैलेंस शीट, सब्सिडी बैलेंस शीट, दोनों बैलेंस शीट दे दिए, दोनों को कंबाइन करके बैलेंस शीट बनाते जाओगे, और ऊपर जितना एडजस्टमेंट सीखे थे उसको एडजस्टमेंट करते जाओगे। ठीक है? यस। बोलो पहले क्या आता है? लाइबिलिटी, है ना? पहले सारा लाइबिलिटी लिखते, फिर एसेट्स लिखते। नोट नंबर और अमाउंट। हाँ हाँ, बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से करना ही होगा। शेड्यूल 3 में रिवाइज शेड्यूल 3 है, लेकिन आप लोगों का शेड्यूल 3 सही है। ठीक है? रिवाइज शेड्यूल 3 में सब चेंज हो गया, पहले एसेट्स बाद में लाइबिलिटी, उसका नाम भी चेंज है। तो जो इंड एस 1 है ना, इंड एस 1 और रिवाइज शेड्यूल 3 बताते, तो आप लोग को इंड एस 1 तो थियोरिटिकली पढ़ाए जा रहे हैं,
प्रैक्टिकली सारा शेड्यूल 3 पढ़ाया जा रहा है, मतलब आप लोग पुराना पढ़ोगे क्योंकि 5th सेमेस्टर में तो वही पढ़े थे, उस टाइम तो इंड एस 1 नहीं पढ़े थे। इंड एस 1 में कुछ नहीं, रिवाइज शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट कैसे बनाओगे वही चीज बताई थी, ठीक है ना। ओके, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें फर्स्ट क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, ओके। शेयर होल्डर्स फंड में क्या था, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी। सिर्फ होल्डिंग का कैपिटल लिखोगे, मैंने बोले थे जब शुरू में किए थे ना, 2 बैलेंस शीट मार्च करके दिखा रहे थे, उसमें होल्डिंग का ही सिर्फ कैपिटल लिखे थे। सब्सिडी क्यों नहीं बोलो तो, अरे उसमें तो हम इन्वेस्टमेंट किए थे ना, तो इंटर कंपनी हो गया, उसको एडजस्ट किया जाता है इसीलिए। तो कैपिटल सिर्फ किसका लिखोगे, होल्डिंग का लिखोगे। और क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस, तो लिखो रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसमें ना नोट 1 नहीं लिखना, इसमें नोट 1 नहीं लिखना, इसमें लिखो कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट सी। सिर्फ सी कैसे, पहले तो ए आता है, ए भी किसी और जगह लिखेंगे, ठीक है। 3 कंट्रोल चार्ट बनाया जाता है, अब उसको कंट्रोल चार्ट बोल के लिखो या वर्किंग्स बोल के लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स किसी और जगह आएगा, यहाँ लिखो कंट्रोल चार्ट सी, ठीक है। और उससे पता करेंगे कितना, वो लिख लेना। सेकेंड, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट, ये होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और ए बनेगा कंट्रोल चार्ट ए, कंट्रोल चार्ट ए। हम लोग ये लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बस, बट जो इंड एस 1 है ना, रिवाइज शेड्यूल 3, उसमें बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बट हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ओके। तो ये फाइंड करके लिख लेंगे। थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है ना, लोन एटसेट्रा लॉन्ग टर्म। तो मान लेते डिबेंचर्स था, दोनों कंपनी डिबेंचर इशू किए थे, इसके लिए यहां लिखो नोट 1, ये जो नोट नंबर है ना, ऊपर नोट नंबर है ना, इसमें नोट 1 लिखो, इसको नोट में कुछ करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट इसमें देता है और इसमें कुछ नहीं देगा ना। फोर्थ, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी के अंदर कुछ हेड आएगा, सब हेड एक, बोलो तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, ट्रेड पेबल आता है ना, ट्रेड पेबल आता है, और क्या आता है, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो यहां लिखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी, जहां एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी दोनों में कितना था वो ऐड करके लिख लोगे,
डायरेक्ट, ठीक है। अब हम मान लें इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, जनरली देता नहीं, चाहे एडजस्टमेंट हम नोट लिखते जाएंगे। तो क्या करोगे, सभी एसेट्स लायबिलिटी दोनों जोड़ते जाओगे, जोड़ के लिखते जाओगे। हाँ कुछ एक्सेप्शन है जहां कंट्रोल चार्ट लगा है, ठीक है, उसमें कुछ कैलकुलेशन करके। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बी ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स, इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट्स करेंगे। नोट 2, ट्रेड पेबल, क्या बिल्स पेबल क्रेडिटर्स आता है ना, दोनों जोड़ेंगे लेकिन एडजस्टमेंट होता है, म्यूचुअल डेट सेट ऑफ होता है ना, बोले थे ऊपर, तो सारा सेट ऑफ करके करना है, इसलिए नोट्स में आ जाए। नोट नंबर 2 सी, ओ ओके, पेज चेंज करना है हमको। सी, अदर करंट लायबिलिटीज, जनरली इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं देता है, तो होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी, जहां एडजस्टमेंट नहीं है दोनों कंपनी का जोड़ो लिखते जाओ, कंबाइंड कर रहे हैं ना। डी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें भी होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी जोड़ के लिख लेना। टोटल, तो ये लायबिलिटी हो गया। अब एसेट्स, टोटल लायबिलिटी हो गया, ऐड कर लोगे। नाउ एसेट्स, एसेट्स का फर्स्ट हेड क्या, नॉन करंट, नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर क्या आएगा, पीपीई है ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और पीपीई तो फिक्स्ड एसेट्स अभी किए थे ना, रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन अंडर ओवर, तो इसमें तो एडजस्टमेंट रहेगा ही, और ये एडजस्टमेंट है तो इसमें नोट नंबर 3 करो, पीपीई नोट नंबर 3। फिर भी इंटेंजिबल एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट्स में अंडरलाइन करो एक बार, अदर, अदर इंटेंजिबल एसेट्स तो होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी जोड़ के लिख लेना, लेकिन गुडविल है, इंटेंजिबल में गुडविल भी तो होता है ना, इसके लिए कंट्रोल चार्ट करेंगे, कंट्रोल चार्ट बी, कंट्रोल चार्ट बी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ये होता है, इससे फाइंड करेंगे। मैंने किए थे पहले, दोनों कंपनी किए थे ना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल आया था, याद है या नहीं, एक बार दिखाते हैं, ये सब थोड़ा बहुत आइडिया दिए थे मैंने, ये दो बैलेंस शीट से किए थे, एक गुडविल आया था, गुडविल का कैलकुलेशन किए थे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल गुडविल और कैपिटल रिजर्व आया था ना, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये लाइबिलिटी साइड में आया था, तो ये सारा कैलकुलेशन आपको और कंट्रोल चार्ट में हम लोग फाइंड करेंगे, तो सब फाइंड करेंगे इसमें। तो क्या कहा, यस, गुडविल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है, फाइंड करेंगे, हो गया। बी, सी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट invest by invest by H लिमिटेड इन एस लिमिटेड, जो होल्डिंग इन्वेस्ट किए थे सब्सिडियरी उसको छोड़ देना, तो एडजस्ट हो जाएगा ना, तो उसको छोड़ के बाकी जितना है दोनों जोड़ के लिख लेना, होल्डिंग सब्सिडियरी में इन्वेस्ट किए थे उसको नहीं लेना, लेकिन आधार इन्वेस्टमेंट है तो वो दोनों जोड़ के लिख लेना, ठीक है, हो गया आपका नॉन करंट। अब सेकंड, करंट एसेट्स,
करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में ए इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज स्टॉक है, स्टॉक का कुछ एडजस्टमेंट देता है तो 4, नोट 4। बी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इसमें भी एडजस्टमेंट रहेगा 5। क्रेडिटर्स और डेटर्स म्यूचुअल डेट सेटअप होता है ना, तो रिसीवेबल पेएबल में सेटअप करोगे, तो इसीलिए इसमें नोट। सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जनरली इसमें एडजस्टमेंट नहीं देता है, तो होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी दोनों का कैश या बैंक जितना था जोड़ के लिख लेना, बट एडजस्टमेंट है तो नोट्स को आगे देखा जाएगा, क्वेश्चन के साथ करेंगे, नहीं तो ये बहुत बढ़ जाएगा। सी अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स होल्डिंग प्लस सब्सिडियरी ये जोड़ के लिखते जाओगे, हो गया आपका टोटल, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट कंटिन्यू। तो फर्स्ट ये 1 था, 1 में क्या लिखे थे, लायबिलिटी, 2 क्या लिखे थे, एसेट्स, थर्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट। आफ्टर जब बैलेंस शीट नोट में आता है ना कंटिंजेंट लायबिलिटी, थर्ड लिखो कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, ओके। इसमें होल्डिंग में क्या क्या देता है वो हम लोग थोड़ा बहुत लिख रहे हैं। एक proposed dividend declared by company at the end of year। अगर कंपनी चाहे होल्डिंग हो चाहे सब्सिडियरी एट द एंड ऑफ ईयर डिविडेंड प्रपोज किए, डिक्लेयर किए, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर, तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, कमिटमेंट हो गया ना, प्रपोज तो कमिटमेंट, और इसको जस्ट बैलेंस शीट के बाद लिखोगे। और बिल्स रिसीवेबल received from subsidiary S Limited by H Limited, bills receivable received from S Limited by H Limited discounted, इसको डिस्काउंट करा लिए लेकिन अभी तक मैच्योर्ड हुआ नहीं, तो कंटिंजेंट में आ जाएगा। तो दो चीज मेनली इसमें आएगा कंटिंजेंट में, एक प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर किए, कौन डिक्लेयर किए, चाहे होल्डिंग या सब्सिडियरी एट द एंड ऑफ ईयर, ये होता है कमिटमेंट, बैलेंस शीट के बाद लिखोगे। और सेकंड बिल्स रिसीवेबल रिसीव फ्रॉम एस लिमिटेड, कहां से मिला, सब्सिडियरी से, किसको मिला, होल्डिंग को, होल्डिंग को मिला सब्सिडियरी, तो एक के लिए रिसीवेबल एक के लिए पेबल होना चाहिए, लेकिन होल्डिंग उसको डिस्काउंट करा लिए थे, डिस्काउंटेड, ठीक है, होल्डिंग इसको क्या कर लिए थे, डिस्काउंट करा लिए थे, तो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी में आ जाएगा, ओके बस। और कुछ कमिटमेंट और जनरली नहीं देता है, यही तो ये था आपका फॉर्मेट। बट इस फॉर्मेट के बाद आपका आ जाएगा 3 कंट्रोल चार्ट। क्या क्या कंट्रोल चार्ट, एबीसी लिखे थे ना, कंट्रोल चार्ट ए क्या था, बोलो, कंट्रोल चार्ट ए क्या था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ओके। कंट्रोल चार्ट बी क्या था, एसेट्स में गुडविल, है ना, गुडविल में देखो कंट्रोल चार्ट बी लिखे। और कंट्रोल चार्ट सी रिजर्व एंड सरप्लस, ये 3 चीज के लिए अलग से कंट्रोल चार्ट बनाएंगे, ये मैंडेटरी है, करना होगा। इसके बाद जहां जहां एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से नोट्स बनाते जाएंगे, इसलिए नोट्स टू अकाउंट्स, यानी कि
5 जो नोट आया तो ऑलवेज ये 5 नोट आएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आ भी सकता है, ये नहीं भी आ सकता है, बट 3 कंट्रोल चार्ट आपको करना ही होगा। तो इसीलिए कंट्रोल, इसको कंट्रोल लेने के लिए हमको क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था, उसमें मेरा प्रॉफिट लॉस कितना, वो सारा देखा जाता है इस 3 कंट्रोल चार्ट से। ओके, तो 3 कंट्रोल चार्ट हम लोग बनाएंगे, इसके बाद ये बैलेंस शीट बन पाएगा। ओके, ठीक है। तो कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट ए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कंट्रोल चार्ट है, इसमें फाइंड करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसको ना डिफरेंट टीचर डिफरेंट वे से कराते हैं, डिफरेंट बुक में डिफरेंट वे से मिलेगा क्वेश्चन, बट अब जो फॉलो करोगे उसी को फॉलो करोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे एकदम। इतना कंफ्यूजिंग चैप्टर से एक टीचर कुछ वैसे कराए और एक टीचर शॉर्टकट वैसे कराए, लेकिन कोई इसमें जर्नल अकाउंट्स करके करते हैं तो डिफरेंट वे से होता है। ओके, तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या फाइंड करेंगे, देखो, नेटवर्थ, नेटवर्थ एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ एस लिमिटेड, नेटवर्थ एट द डेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ एस लिमिटेड, ये फाइंड करेंगे। लेकिन ये फाइंड करने के लिए इधर 3 कॉलम करेंगे। सबसे लेंदी जो कंट्रोल चार्ट यही है, फर्स्ट कंट्रोल चार्ट, ये सबसे लेंदी है, और एक सीरियल नंबर देंगे। सबसे लेंदी कंट्रोल चार्ट यही है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, इसमें शेयर ऑफ होल्डिंग एच लिमिटेड और शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स ऑफ एस लिमिटेड। एक टोटल, उसमें से कितना होल्डिंग का शेयर और कितना माइनॉरिटी का शेयर, ठीक है। क्या देखेंगे, कितना टोटल है, उसमें से होल्डिंग का कंट्रोल कितना, होल्डिंग का शेयर कितना, लास्ट कॉलम है शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स ऑफ एस लिमिटेड, और इस कॉलम में शेयर ऑफ होल्डिंग एच लिमिटेड, होल्डिंग को एच मान लिए थे ना, यस। ये कॉलम ऊपर बोलो क्या लिखे, नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब क्या, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के लिए लायबिलिटी अप्रोच क्या था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यही तो होता है। तो फर्स्ट लिखो पॉइंट 1, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी, होल्डिंग का तो बैलेंस शीट में लिख लिए थे ना, सब्सिडियरी का देखेंगे, इसमें नेटवर्थ किसका, सब्सिडियरी का देख रहे हैं, तो शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कितना वो लिख लो, एट द एंड ऑफ ईयर जो भी था लिख लेना, ठीक है। अगेन, अगर अगर कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी बोनस इशू किए लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए, तो रिकॉर्ड करोगे ना, बोनस इशू किए, डिक्लेयर किए, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए तो रिकॉर्ड करोगे, और बोनस ऑलरेडी इंक्लूड हो गया तो फिर कुछ करना नहीं है, तो ऐड करोगे, एक मिनट, बोनस शेयर्स issued by S Limited but not recorded, बोनस इशू किए लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए, तो इतना ऐड कर लेना,
ये ऐड करके टोटल आ जाएगा शेयर, ठीक है, टोटल कैपिटल। अब एस लिमिटेड आ जाएगा। नो, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसमें से होल्डिंग का शेयर कितना और माइनॉरिटी होल्डर्स का, ऊपर कहते हैं ना डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर इसमें 75% होल्डिंग शेयर खरीदे थे तो पार्टिसिपेटिंग रेशियो होल्डिंग का कितना बोलो तो 75%। तो ये जो अमाउंट है टोटल, इसमें से 75% कहां लिख देंगे? शेयर ऑफ होल्डिंग में आ जाएगा ना। और बाकी 25% क्या माइनॉरिटी का हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेशन सीखे थे ना पार्टिसिपेटिंग रेशियो, तो पहले लिख लेना कि इसमें 75%, इसमें 25%, मान के चल रहे इतना पार्टिसिपेटिंग रेशियो आया था। अब जो टोटल आया, इसमें से 75% होल्डिंग का शेयर हो जाएगा और 25% किसका? माइनॉरिटी होल्डर्स का जाएगा ना। उसी रेशियो से ये एलोकेट डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगा, टोटल को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे, कितना होल्डिंग का हिस्सा और कितना माइनॉरिटी होल्डर्स का हिस्सा। क्लियर है ना? तो ये तो शेयर कैपिटल हो गया। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, सेकंड। अब रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीज देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस को दो पार्ट में लिखो। प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड। सर व्हाट इज प्री एक्विजिशन? एक्विजिशन डेट तक कितना रिजर्व था, एक्विजिशन डेट के बाद नहीं, एक्विजिशन डेट तक, जिस दिन होल्डिंग खरीदे थे सब्सिडी उस दिन तक कितना रिजर्व एंड सरप्लस था। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड, इसको बोलते रिजर्व एंड सरप्लस अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोलोगे? रिजर्व एंड सरप्लस अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? जनरल रिजर्व आता है, अदर रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सब आते हैं ना, और बैलेंस ऑफ पीएल। मेनली आपको दो चीज देगा, एक जनरल रिजर्व और एक बैलेंस ऑफ पीएल। तो एक लिखते हैं प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। ये सारा सब्सिडियरी का देखा जाएगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी, पहले प्रॉफिट का देखेंगे फिर रिजर्व देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड सब्सिडियरी ऑन ओपनिंग डेट। बैलेंस शीट एट द एंड हो रहे हैं, लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडियरी ऑन ओपनिंग डेट, एट द बिगिनिंग कितना पीएल था सब्सिडियरी का, वो लिखोगे। इससे कुछ लेस हो सकता है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेशन, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के लिए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सब्सिडियरी में कितना प्रॉफिट था वो देगा, वो लिख लेना। अगर कंपनी कुछ डिविडेंड पे किए इससे तो लेस करोगे, लेस करोगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड। एट द बिगिनिंग कितना प्रॉफिट था देखो, इससे प्री डिविडेंड कुछ पे किए लेस कर देना। होता क्या प्री डिविडेंड, आगे क्वेश्चन के साथ समझोगे। नेक्स्ट फिर ऐड करेंगे, अब ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन। प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन करोगे इन केस ऑफ मिड टर्म एक्विजिशन। क्या ऐड करना होगा? प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन। मान लो ओपनिंग डेट था 1 अप्रैल, लेकिन होल्डिंग खरीदे 1
1 सितंबर, तो 1 सितंबर खरीदे ना, तो बीच में खरीदे, वो था मिड टर्म। तो इस केस में करंट ईयर अप टू सितंबर कितना प्रॉफिट वो जोड़ना होगा। ओके, कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम लोग आगे सब क्वेश्चन के साथ करेंगे। फिलहाल अगर मिड टर्म एक्विजिशन, मिड टर्म मतलब ना तो ओपनिंग डेट में ना क्लोजिंग डेट में, बीच में खरीदे होल्डिंग, तो उसको बोलोगे मिड टर्म एक्विजिशन। तो जिस दिन खरीदे करंट ईयर का उस दिन तक प्रॉफिट भी तो प्री एक्विजिशन होगा ना, उसको जोड़ना होगा, इसको ऐड कर लेना। तो आपको मिला क्या मिला, बोलो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिल गया। ओके, नाउ इसको एलोकेट करने का जरूरत नहीं, इसको एलोकेट करने का जरूरत नहीं, बी इसको एज इट इज रखो। मतलब ये जो प्री प्रॉफिट है ना, इसको होल्डिंग सब्सिडरी में अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। पी लिखो, प्री एक्विजिशन रिजर्व, या आप अंडरलाइन कर लो, इसमें ए कहा गया प्री एक्विजिशन रिजर्व। अब रिजर्व देखेंगे, फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया, अब प्री एक्विजिशन रिजर्व देखना है। और ये सबसे लेंथी चार्ट है, और ये हो गया तो इससे रिलेटेड बाकी चार्ट बनेगा, ये हो गया तो बाकी चार्ट इजी हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट रिमेनिंग चार्ट कर इजी हो जाएगा। प्री एक्विजिशन रिजर्व में लिखो ओपनिंग रिजर्व, ओपनिंग रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। एट द बिगिनिंग एस में कितना रिजर्व है, नेक्स्ट कुछ लेस करोगे। अगर इससे बोनस इशू किए, बोनस तो रिजर्व से इशू करते, रिजर्व से बोनस देते ना, तो लेस करोगे, लेस बोनस शेयर्स issued by S Limited, bonus share issued by S Limited out of reserve। इस रिजर्व से बोनस इशू किए तो इधर से लेस कर देना। ओके, इससे प्रॉफिट से डिविडेंड लेस किए थे और रिजर्व से बोनस लेस करोगे, लेकिन ऐड करोगे इससे प्रॉफिट में क्या ऐड किए थे ना, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन, तो रिजर्व में भी वही करोगे, ऐड करोगे रिजर्व ऑफ करंट ईयर, रिजर्व ऑफ करंट ईयर अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर मिड टर्म एक्विजिशन तो ए रिजर्व को ऐड कर लोगे, तो ये हो गया आपका रिजर्व, बी पार्ट। कंटिन्यू, कंटिन्यू ए चार्ट। आज सिर्फ यही चार्ट बनेगा, बाकी चार्ट तो नहीं हो पाएगा, ये अभी भी बाकी है, आधा हुआ, ठीक है, अभी आधा कंप्लीट है। सी, ओ पॉइंट सी, ओके बोलो, ये प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस में क्या लिखे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, दूसरा क्या है, प्री एक्विजिशन रिजर्व। सी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड। हम लोग आज सीखे थे ना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन अंडर, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, वो भी तो रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाएगा, प्रॉफिट है ना, तो रिवैल्यूएशन लॉस तो क्या करोगे, माइनस भी तो हो जाएगा। तो डी, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस ऑफ एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड। और लॉस है तो नेगेटिव कर लोगे, लॉस है ना, प्रॉफिट तो पॉजिटिव लिखे थे, और लॉस है तो क्या करोगे, नेगेटिव। तो अल्टीमेटली इसमें कुछ प्रॉफिट से लॉस माइनस किए तो क्या होगा, नेट, है ना, बोलो बोलो, नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा। एंड टोटल, अब टोटल करेंगे, मतलब ए बी सी डी ये सब का चारों, अच्छा सी में ही रख लेते, डी काट दो, इससे लेस कर दो, प्रॉफिट है, लॉस है तो माइनस करके नेट आ जाएगा। बोलो बोलो, अब बोलो, ये जो पॉइंट 2 लिखे प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें 4 पार्ट आया, क्या क्या है,
बोलो तो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, फर्स्ट पार्ट हो गया था कंप्लीट। बी क्या है, प्री एक्विजिशन रिजर्व। सी क्या है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। इन तीनों को जोड़ लोगे तो टोटल आएगा प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। अब वो जो आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे 75%, 25%, जो रेशियो था, ठीक है ना। एक एक इंडिविजुअल ने टोटल प्री को फाइंड कर लो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे रेशियो वाइज। तो टोटल, टोटल इसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। ये तीनों मतलब जो प्री प्रॉफिट है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। टोटल कैपिटल प्रॉफिट दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब जो टोटल मिल गया, अब बोलो, ये अंडरलाइन कर दो, ये जो टोटल मिला इसमें से जो होल्डिंग का शेयर है, अगर 60%, तो 60% कहां लिख दोगे, होल्डिंग कॉलम में लिख दोगे, और बाकी माइनॉरिटी का कॉलम में लिख लोगे। बोलो क्लियर है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इसमें ना सिर्फ होल्डिंग का कॉलम अंडरलाइन करते जाना, सब्सिडियरी नहीं, मतलब माइनॉरिटी को नहीं, माइनॉरिटी टोटल जोड़ेंगे, बट ये जो होल्डिंग का शेयर है ना, ये अंडरलाइन करते जाना, लेकिन फाइनल कॉलम में अंडरलाइन नहीं करना और टोटल करना होगा। तो हम लोग को प्री मिला, प्री एक्विजिशन मिल गया था, पोस्ट, अब करेंगे पोस्ट एक्विजिशन। थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखो, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस। पॉइंट 3, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड। पूरा टेबल सब्सिडियरी का ही हो रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ जो प्री एक्विजिशन किए थे रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें क्या क्या लिखे थे, प्री प्रॉफिट, प्री रिजर्व लिखे थे ना। तो पोस्ट में भी क्या आएगा, पोस्ट प्रॉफिट एंड पोस्ट रिजर्व। तो फिर इसके अंदर लिखो ए, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सब्सिडियरी एज पर क्लोजिंग बैलेंस शीट। हम लोग जिस दिन कंसोलिडेट करना है उस दिन बैलेंस शीट सब्सिडियरी का जो दिया है क्वेश्चन में, उसमें कितना प्रॉफिट है सब्सिडियरी का वो देख लो। अब इससे लेस कर दोगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इससे लेस करोगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो क्या करना है, बैलेंस शीट में क्या प्रॉफिट था सब्सिडियरी का, उससे लेस कर देंगे। क्या लेस कर देंगे, बोलो, प्री एक्विजिशन, ऊपर किए थे ना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये देखो, ये जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट फाइंड किए थे, आया था ना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इतना, वो लेस कर दोगे। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट है सब्सिडियरी का, क्या लिखे, पीएल ऑफ एस लिमिटेड एज पर क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिस दिन बैलेंस शीट बनाया जा रहा है, ठीक है, उससे लेस कर दोगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना था, और लेस कर देना। फिर कुछ एडजस्टमेंट, अगर डिप्रिसिएशन सब्सिडियरी पोस्ट पीरियड में अंडर चार्ज किए थे तो और चार्ज करना होगा, और ओवर चार्ज किए थे तो प्रॉफिट घट गया तो एड बैक करना होगा। तो डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज क्या करोगे, लेस, और ओवर चार्ज क्या करोगे, ऐड। वो जो फर्स्ट कैलकुलेशन किए थे ना, तो लेस, अच्छा ऐड करोगे डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अंडर, सॉरी, ऐड करोगे डिप्रिसिएशन ओवर चार्ज, ओवर चार्ज ऑन एसेट्स। अगर डिप्रिसिएशन ओवर चार्ज तो इसको क्या करोगे, ऐड, और अंडर चार्ज कम चार्ज किए थे तो और चार्ज करना होगा, लेस करोगे डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज, अंडर चार्ज ऑन एसेट्स,
लेस करोगे डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज। तो एक तो पोस्ट प्रॉफिट, उसमें डेप्रिसिएशन अंडर या ओवर वो देखोगे। अगेन अगर सब्सिडियरी होल्डिंग को सामान बेचे थे और प्रॉफिट ऐड किए थे तो प्रॉफिट को स्टॉक में इंक्लूड है ना, स्टॉक में इंक्लूड है। किसका स्टॉक में? सब्सिडियरी बेचे थे होल्डिंग को, तो होल्डिंग का जो स्टॉक उसमें प्रॉफिट ऐड किए थे कौन? सब्सिडियरी। तो सब्सिडियरीज पीएल से लेस करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ होल्डिंग, स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड सोल्ड बाय एस लिमिटेड। सब्सिडियरी बेचे थे, सब्सिडियरी प्रॉफिट में इंक्लूड है ना, उससे लेस करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड सोल्ड बाय एस लिमिटेड, इसको आप क्या करोगे? लेस कर दोगे। नेक्स्ट लेस, और एक चीज लेस करना होगा, एक्सपेंसेस। ऐसे बहुत होता है लेकिन कुछ पर्टिकुलर एडजस्टमेंट अभी दे रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑफ एस लिमिटेड wrongly charged in PL of H लिमिटेड। होल्डिंग सब्सिडियरी का खर्चा अपना पीएल में चार्ज किए, तो अगर सब्सिडियरी का खर्चा सब्सिडी में लेस होना चाहिए, लेकिन होल्डिंग अपना पीएल में लेस किए तो गलत हो गया ना, तो सब्सिडियरी का प्रॉफिट से लेस कर देंगे। और हजारों एडजस्टमेंट नहीं देखते, बढ़ते जाएगा टेबल। ये हो गया पीएल, क्या मिल गया आपको? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब इसको और जो रेशियो था ना पार्टिसिपेटिंग, उस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे बस। अब लास्ट पार्ट बी, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। लास्ट पार्ट तो कब फास्ट कंट्रोल चार्ट हो जाएगा। बी देखो, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। जैसे प्रॉफिट का किए इसी तरह करेंगे। रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट। सब्सिडीज बैलेंस शीट में कितना रिजर्व दे रहे हैं, इससे लेस कर दोगे प्री एक्विजिशन रिजर्व, बस इसमें एडजस्टमेंट और कुछ नहीं देता है। प्री एक्विजिशन रिजर्व, रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड एज पर बैलेंस शीट, इससे लेस कर दोगे क्या? प्री एक्विजिशन रिजर्व, तो हो गया पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। इसमें एडजस्टमेंट जनरली नहीं देता है। अब इसको फिर एलोकेट कर दो डिग्री रेशियो के हिसाब से। नो, अब फाइनल कॉलम, अब फाइनल कॉलम जोड़ोगे। फाइनल कॉलम क्या लिखे थे? माइनॉरिटी शेयर ऑफ माइनॉरिटी होल्डर्स, तो उसको जोड़ लोगे, फाइनल कॉलम ऐड कर लोगे तो आपको मिलेगा क्या? मिलेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फाइनल कॉलम ऐड कर लोगे तो आपको मिलेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फाइनल कॉलम को जोड़ोगे, मतलब ये शुरू से जो शेयर कैपिटल में एक पार्ट आया था, फिर कैपिटल प्रॉफिट प्री एक्विजिशन का वो आया था, और पोस्ट एक्विजिशन में प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन का रिजर्व, ये सबको जोड़ लेना तो आपको मिल गया क्या? मिल गया। और यही माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट में लिख लोगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, तो ये था कंट्रोल चार्ट फास्ट। ये होल्डिंग है तो एक कंट्रोल चार्ट करना ही है। कोई इसको कंट्रोल चार्ट बोलते, कोई इसको अलग अलग वे से कैलकुलेशन करके फिर दिखा देते माइनॉरिटी इंटरेस्ट। बट वो क्या करते हैं ना, कुछ जस्ट रिजर्व और प्रॉफिट को ना प्री पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, इसके बाद अलग से माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टेटमेंट करते कुछ। बट हम लोग एक ही में करेंगे, तो ये लेंदी होगा लेकिन इसके बाद इजी हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो कंट्रोल चार्ट है और नोट्स है वो नेक्स्ट क्लास में होगा।